क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार। स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने YouTube क्लासेस ZTI क्लासेस में। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो कल के एग्जाम जो अभी आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल चल रहा है वो 9th वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि उनका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो हिंदी से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के लिए लाया गया है जो कल के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने कि आचार्य शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम था भोला। क्या था? भोला। इनके बचपन का क्या नाम था? भोला, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में आता है भोला तो आप क्या कीजिएगा, भोला में टिक आउट कीजिएगा। अगला है संत कवि रविदास अन्य किस नाम से जाने जाते थे। मतलब संत कवि जो है उन्हें और किन नामों से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, रविदास के नाम से इन्हें जाना जाता था। किस नाम से? रविदास के नाम से इन्हें जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, महिला उपन्यास जो है, महिला आंचल उपन्यास जो है उनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है महिला आंचल को। अगला है शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, शिवपूजन सहाय का देहांत हुआ था 1662 ईस्वी में। कब हुआ था? 1662 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार का है कि रविदास के नजर में जो है, रविदास के नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए गए, हम जो ईश्वर को पूजते हैं उनको जो चढ़ाते हैं वो सब फूल फल क्या है। तो याद रखिएगा, जूठे और गंदे हैं। क्या है? जूठे और गंदे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों। अगला है ई का उच्चारण स्थान। दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान जो है वो होता है तालु। क्या होता है? तालु। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या, ये तालु जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला कौन सा शुद्ध विवर्तनी है या शुद्ध जो लिखा गया। तो ये देखिए, ये जो कवित्री है वो क्या है, ये सही लिखा हुआ है। ये भी चल सकता है और ये भी, कहीं ये भी लिखा रहता है और कहीं ये भी लिखा रहता है। तो चलिए बिना देर किए फिर शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगले प्रश्न जो है वो किस प्रकार का है। तो अगला प्रश्न है दारोगा जी की घोड़ी की कीमत क्या थी। तो याद रखिएगा, दारोगा जी जो थे उनके घोड़ी की कीमत थी 7 रुपये। कितने रुपये? 7 रुपये। ऑप्शन में देखते हैं 7 रुपये। 7 रुपये क्या? सी। ऑप्शन जो है सी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रविदास के पाठ में बास, बास मतलब क्या होता है? गंध। क्या अर्थ था? तो गंध का। कौन सा? गंध का। अगला है प, ये आधा प है और री मिलकर क्या बनता है। तो प्री बनता है। क्या बनता है? प्री। याद रखिएगा, प और री मिलकर क्या बनता है? प्री बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया, मुंशी जी के बड़े भाई किस ओहदे पर थे। मतलब मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो किस पद पर थे। तो याद रखिएगा, ये पुलिस में दारोगा थे। क्या थे? पुलिस में दारोगा थे। और ये दारोगा किस चीज को बेचकर बने थे। तो जो भी बेचे थे उसका कीमत 7 रुपया था। कितना था? 7 रुपया। और ये घोड़ी को बेचे थे। किसको बेचे थे? घोड़ी को बेचे थे। हाँ, ये क्या किए थे? घोड़ी बेचकर क्या बन गए थे? दारोगा बन गए। अभी क्या, जमीन बेचने के बाद भी दारोगा नहीं बनता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ था। कहां? सिवान में हुआ था। अगला है भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत ये जो संविधान जिसका निर्माण किया गया उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। और ये क्या है, इनको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये बनकर तैयार हो गए 26 नवंबर 1949 को। तो ये अभी क्या आप लोगों को जैसे पूछ लिया जाएगा कि गणतंत्रता दिवस पर क्या करें, निबंध लिखें गणतंत्रता दिवस, तब आप क्या करेंगे, उसमें संविधान की चर्चा कर सकते हैं। चलिए छोड़िए संविधान को, आते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है युवान चांग। युवान चांग किस सम्राट के समय भारत आए थे। तो याद रखिएगा, युवान चांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में, किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। अगला है फाहियान नालंदा में कब आए।
ये जो फाहियान थे ये नालंदा आए थे चौथी शताब्दी में। किसमें? चौथी सदी में, चौथी शताब्दी में ये क्या हुए थे? भारत आए थे, मतलब भारत के नालंदा में आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। कब? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है कल के एग्जाम में वो आएगा ही, एकदम 100% गारंटी है कि वो क्या है, जो भी प्रश्न अभी आप लोगों को बताया जा रहा है वो आने वाला है। अगला है सही विवर्तनी है या वर्तनी है। ये जो सही वर्तनी ये क्या है? ये जितने भी शब्द लिखे हैं उसमें जो सही शब्द कौन से हैं? तो ये देख लीजिए, ये बुद्धिमान जो लिखा है, ये बुद्धिमान क्या है? ये सही लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बुद्धिमान ये क्या है? सही है। अगला अयोग वाहक वर्ण क्या है? तो याद रखिएगा अयोग वाहक 2 होता है, एक क्या? एक होता है अंग और एक क्या होता है? ये दोनों को क्या कहा जाता है? अयोग वाहक कहा जाता है। अगला संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बहुत ही हल्का प्रश्न है ये। संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। युवक कौन सा संज्ञा है? तो युवक, इससे पता चलता है जितने भी युवक है, तो याद रखिएगा ये जातिवाचक है। कौन से है? जातिवाचक संज्ञा है युवक। अगला बिहार में हम लोग जो क्या प्रचलित लोकगीत गाते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? बिहार में जो लोकगीत के प्रकार होते हैं वो याद रखिएगा 4। कितने? 4 लोकगीत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाण भट्ट बिहार के किस जिले के थे? तो बाण भट्ट जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था किसमें? पटना में। कहाँ? पटना में बाण भट्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ये इनका जन्म हुआ था कहाँ? सिवान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो सिवान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के नाम से जो जाने जाते हैं उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया 1941, 1913, 1912 और 1914। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भारत का पुरातन विद्यापीठ के लेखक कौन है? तो भारत का पुरातन जो विद्यापीठ इसका जो लेखक है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न आने वाले हैं, याद रखिएगा। अगला है ग्राम गीत का मर्म। ये क्या चीज है? कहानी है, कविता है, क्या चीज है? नाटक है। तो देखते हैं ये क्या है? नाटक, कहानी, ये निबंध है। क्या है? निबंध। याद रखिएगा ग्राम गीत का मर्म जो है वो क्या है? निबंध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। किसमें हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? जितने भी लेखक हैं अधिक प्रश्न जो दिया गया है वो लेखक के जन्म स्थान से दिया गया है कि किनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे इनका जन्म हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का है। तो अगला प्रश्न दिया गया है वियोग। वियोग जो है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा वियोग जो है इसके रचनाकार हैं, वियोग के रचनाकार हैं कबीर। कौन है? कबीर जो है वो क्या है? वियोग के रचनाकार हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, तो याद रखिएगा इनका जन्म अपने बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, ये पटना में हुआ था इनका। हाँ वही क्या है? पटना साहिब के, मतलब जो इनका जन्म स्थान है वो पटना साहिब के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा 10वें गुरु पूछे फिर भी और अंतिम गुरु पूछे फिर भी ये गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग क्या है, आप लोग नए हैं तो क्या करें, अपने सहपाठी को क्या करें, शेयर करें ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। आप लोग क्या करें, जो भी बताया जा रहा है उसे क्या कर ले, याद कर ले, कल के एग्जाम में ये आने वाला है। अगला है मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है वो रचना महादेवी वर्मा का है। किनका है? महादेवी वर्मा का है।
एक है करबक में पे का क्या अर्थ होता है, तो करबक में पे का क्या अर्थ होता है। हमें लगता है ये प्रश्न क्या है, गलत है। अगर आप लोगों का इसका आंसर पता है तो आप लोग क्या करें, खुद इसे देख लें। हमें लगता है ये प्रश्न क्या है, गलत है। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन, कौन जो है वो कौन सा सर्वनाम है। ये जो कौन है वो कौन सा सर्वनाम है। तो याद रखिएगा कौन मतलब क्या, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक, हाँ वह कौन है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला, सुरेश ने डैश पुत्र के लिए खिलौने लिए। अपना पुत्र नहीं, लगता नहीं है कि यहाँ अपना आएगा, अपने पुत्र ये भी ठीक नहीं है, उसका पुत्र उसके पुत्र नहीं। अगर यहाँ आपको मिलता है अपने पुत्र, अगर ऑप्शन में अपने आता तो अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा आपके एग्जाम में अपने आता है या नहीं। अगर अपने आता है ऑप्शन में तो क्या कीजिएगा, आप लोग आंसर में जो है वो अपने पुत्र ही लगाइएगा। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित नहीं होता है, जो क्या कोई जो है अनिश्चित है, इसलिए क्या है अनिश्चयवाचक का उदाहरण जो है ये कोई है। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में दिया गया है खगड़िया, अररिया, अरवल, भभुआ। तो देखते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अररिया में। कहाँ हुआ था, अररिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था अररिया में, याद रखना आप लोगों को। चलिए अगला है बिरजू और चंपिया में क्या संबंध था। तो याद रखिएगा बिरजू और चंपिया जो थे वो भाई बहन थे। इन दोनों का संबंध क्या था, भाई बहन का संबंध था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि चंपिया का उम्र कितना था। तो याद रखिएगा चंपिया का जो उम्र है वो 10 वर्ष था। कितना था, 10 वर्ष। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 10 वर्ष है, ऑप्शन में 10 वर्ष है। हाँ चलिए डी में क्या है ऑप्शन, चंपिया का उम्र क्या था, 10 वर्ष था। मुंशी जी क्या बेचकर दारोगा बने थे। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या बेचे थे, घोड़ी बेचे थे। क्या बेचे थे, घोड़ी बेचे थे। हाँ घोड़ी बेचकर क्या बन जाते थे, दारोगा बन जाते थे। अभी वो क्या, जमीन बेचने के बाद भी क्या होता है, दारोगा नहीं बन पाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है बिरजू की माँ से कौन नहीं डरता था। तो याद रखिएगा बिरजू की जो माँ थी उससे जो जंगी की पतहू थी। ऑप्शन देखते हैं, चलिए चंपिया, मखनी फुआ, सभी। चलिए ये जो जंगी की पतहू जो है वो क्या होती थी, इनसे नहीं डरती थी। अगला, मुंशी जी ने भोगनी की शादी किस उम्र के पुरुष से किए थे। ऑप्शन देखते हैं, ये 43 से 44 उम्र के जो व्यक्ति थे उससे क्या किया गया था, ये भोगनी जो है इसकी क्या कर दी गई थी, शादी कर दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह का बहुवचन है। तो याद रखिएगा बुआ, यह का जो बहुवचन होता है ये होता है, देखते हैं ये जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। फणीश्वर नाथ की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना फणीश्वर नाथ जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन चलिए 11 अप्रैल 1977 को। 11 अप्रैल 1977 को फणीश्वर नाथ रेणु की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पलक पावरे कविता जो है इसमें बेली का क्या अर्थ है। बेली का अर्थ बोलना। क्या, बेली का अर्थ क्या, बोलना। याद रखिएगा बेली का अर्थ क्या होता है, बोलना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। आप लोग क्या करें, अगर नए हैं तो शेयर करें अपने मित्र के साथ, ताकि वो भी क्या कर सके, एग्जाम की तैयारी कर सके। और अभी से हम क्या करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। कब तक, वो जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है, फिर आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए, पलक पावरे कविता में बेली का क्या अर्थ है, तो अभी बता दिया गया, बोलना। अगला है मौन निमंत्रण कविता किसकी रचना है। तो मौन निमंत्रण जो कविता है वो रचना है सुमित्रानंदन पंत का। किनका है, सुमित्रानंदन पंत का। ये जो पंत है इनकी रचना है। अगला है प्रिय प्रवास काव्य कृति की रचना किसने की। तो याद रखिएगा हरिऔध। किनके द्वारा किया गया था, ये हरिऔध जी के द्वारा किया गया था। अगला है जट जटिन समा चकेवा। ये जो कहाँ का लोक नृत्य है, यह हम लोगों के बिहार का एक प्रचलित लोक है। तो बिहार के किस क्षेत्र का प्रचलित है, तो याद रखिएगा ये मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिलांचल। विद्यापति कवि आप लोग जानते होंगे, ये मिथिला के ही कवि थे विद्यापति। तो उन्हीं के क्षेत्र का ये क्या है, ये प्रमुख नृत्य है। क्या, जट जटिन और समा चकेवा। अगला और लास्ट है मधुकर आनंद के पिता का नाम। ये आप लोगों का क्या है, अंतिम प्रश्न है आज का। जो देखते हैं इसका क्या आंसर है कि मधुकर आनंद के पिता का क्या नाम था, बलराम लाल जी। याद रखिएगा इनके पिता का क्या नाम था, बलराम लाल जी। तो आज का क्या होता है, ये जो आप लोगों का जो क्लास है वस्तुनिष्ठ का वो क्या होता है, खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे तैयार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, अगले
वस्तुनिष्ठ के साथ। चलिए आज का